हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैयद एच ऑल इन वन क्लासेस। सो हम लोग आज एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जो पूरे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बेस है, जिसका समझना, जिसका पढ़ना, जिसको प्रैक्टिस में रखना बहुत ही ज़रूरी है अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर बनना है तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस सब्जेक्ट के बारे में आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। वो सब्जेक्ट है ऑर्गन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी। यानी इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो मेन बेस है वो बेस इसमें बताया जाता है। जो बुनियादी बातें हैं, जो फंडामेंटल है, उन बातों को इन सब्जेक्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक समरी के तौर पर कंटेंट बेस वीडियो बनाकर आपको सेंड किया था। उस वीडियो में मैंने आपको सिलेबस बताया था कि क्या पढ़ने वाले हम लोग ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में। तो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में हमारा जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ईएच। ईएच को किसने डिस्कवर किया, और थोड़े बहुत इलेक्ट्रो होम्योपैथी के रिलेटेड बातें इस क्लास में किए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। इसके इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि किसने डिस्कवर किया इलेक्ट्रो होम्योपैथी, और इसके मीनिंग में और इसके प्रिंसिपल्स में, इसके लॉस में हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक लेक्चर में और एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो परेशानी वाली बात नहीं है, आप बस सब्र रखें और क्लासेस को नोट डाउन करते रहें। Electrohomeopathy, the entirely new medical science, was discovered by Dr. Count Caesar Matti of Bologna city of Italy in 1865। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है? ये नई मेडिकल साइंस है। यानी इससे पहले जितने भी साइंस है, यानी ट्रीटमेंट वे के एतबार से मेडिकल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ ना, जैसा कि मॉडर्न मेडिसिन है, यूनानी पैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक पैथी है। यानी ये वे ऑफ ट्रीटमेंट, उस एतबार से ये एक नई मेडिसिन है, नई साइंस है, जिसके थ्रू पेशेंट को हेल्दी बनाया जाता है, जिसके थ्रू पूरे बॉडी के डिसीजेस को क्यूर किया जाता है। ठीक है, तो हर साइंस को आने में बहुत साल उस पर रिसर्च चला, फिर जाकर वो कंप्लीट मेडिकल साइंस बना। चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन लीजिए, चाहे वो यूनानी मेडिसिन लीजिए, चाहे वो होम्योपैथी मेडिसिन लीजिए, चाहे वो आयुर्वेदिक पैथी मेडिसिन लीजिए, तो हर सिस्टम को एक कंप्लीट सिस्टम बनने के लिए बहुत उसमें मेहनतें लगी है। ठीक है, तो हमें अगर हिस्ट्री की बात की जाए, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन हो, उसका इंडिया में आना, या फिर यूनानी पैथी हो, या फिर आयुर्वेदिक पैथी हो, जो कई सालों से बहुत सारे डॉक्टर्स, जिसको पहले ऋषि कहते थे, चाहे वो हकीम हो, यूनानी में हकीम का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो जर्मनी से आई हुई होम्योपैथी हो, जिसको होम्योपैथ डॉक्टर कहते हैं। तो ये सब पैथीज को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, फिर जाकर वो कंप्लीट सिस्टम बनता है। ठीक है, तो इसी तरह हमारा जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, इसका इन्वेंशन, जो इसका डिस्कवर या फिर इसकी जो खोज
जिसने की है वो है हमारे डॉक्टर काउंट सीजर मैटी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं बोलोंगा सिटी के। 1865 में इन्होंने डिस्कवर किया इलेक्ट्रो होम्योपैथी को। अब ये जो है, यानी हर कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी काम करने वाला हो, कोई भी स्किल्स डेवलप करने वाला इंसान हो, उसका कोई ना कोई क्या होता है, टीचर होता है। ठीक है, उसका कोई ना कोई गुरु होता है। तो इसी तरह डॉक्टर सीसी मैटी साहब के जो गुरु थे वो है डॉक्टर सैमुअल हैनेमन। अब ये जो हैनेमन साहब है, इन्होंने होम्योपैथी की इजाद की। ठीक है, तो अब इस बात की वजह से डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने नई मेडिकल साइंस को इन्वेंट किया, क्योंकि इसी से बात शुरू हो रही ना। तो इसी से बात को मैं आपको और डेप्थ में लेके जाना चाह रहा हूँ। क्या वजूहत थी, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने नए मेडिकल साइंस का इजाद किया, उन बातों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च करके हैनेमन साहब की जो रिसर्च में कुछ उन्होंने डिफेक्ट्स उन्होंने पाए, जिसकी वजह से उनको इलेक्ट्रो होम्योपैथी की तरफ आना पड़ा। क्या है, देखिए वो डिफेक्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग बोलूंगा सिटी को जरा देखेंगे मैप में। ये देखिए हमारे डॉक्टर काउंट सीजर मैटी, इनको जो पैदाइश है वो जनवरी 11 1809 से 3 अप्रैल 1896। ठीक है, फादर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी। ये देखिए इटाली का पूरा मैप है, ये पूरा यहाँ से यहाँ पे बोलोंगा सिटी है जहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब पैदा हो। ये है हमारे डॉक्टर सैमुअल हैनेमन, ये फाउंडर ऑफ होम्योपैथी है। ठीक है, तो इन्होंने 1796 में इसको इन्होंने डेवलप किया टू ट्रीट पेशेंट्स विद हेल्दी डाइल्यूटेड प्रिपरेशंस। ठीक है, तो जो भी पेशेंट्स को सिम्टम्स होते हैं उस बेस पे पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है होम्योपैथी में। ठीक है, आइए देखते हैं। द डिफेक्ट्स नोटेड बाय डॉक्टर काउंट सीजर मैटी। क्या डिफेक्ट्स इन्होंने मालूम किया? ठीक है, the medicines had been tested upon healthy organisms, but the diseased organisms are more sensitive than healthy ones, and a chance in the condition of the fluid of the body would be quite sufficient to completely alert the effects produced by given drug। तो इन्होंने ये देखा कि भाई जो मेडिसिन है, इसको जब हम टेस्ट करेंगे ये काम कर रहा है या नहीं, तो ये हेल्दी ऑर्गेनिजम्स पे टेस्ट किया जाता है। ये पहले की रिसर्च की बात कर रहा हूँ भाई। ठीक है, अब तो बहुत सारे रिसर्च आ चुके हैं जिसका डाटा मौजूद है, तो उस बेस पे मेडिसिन दी जाती है। लेकिन ये जब की बात है जब ये काउंट सीजर मैटी साहब ने इसको अपने पास रखा है, इसको उनके रिसर्च के एतबार से। तो उन्होंने देखा कि उस वक्त मेडिसिन को जब दिया जाता था पेशेंट को, वो हेल्दी होता था। ठीक है, तो अगर हेल्दी पर्सन को अगर आप ऐसी मेडिसिन देंगे जो उसकी बॉडी में उसका प्रेजेंस नहीं है, तो एक पॉइंट ये था कि वो मेडिसिन उसको हेल्दी से अनहेल्दी की तरफ लेके जा सकता था। ये बात उन्होंने ऑब्जर्व की। जैसा कि अब खुद होम्योपैथी में एक ड्रग है जो टीबी में इस्तेमाल की जाती है, और वो ड्रग टीबी की सेल से बनाई जाती है। ठीक है, ट्यूबरकुलम। ठीक है, तो उस ड्रग को अगर हेल्दी पर्सन को देंगे हम लोग, ये पहले की बात कर रहा हूं मैं, जब सीसी मैटिस साहब ने ऑब्जर्व किया है, तो उन्होंने ये डिफेक्ट देखा कि भाई जब हम ड्रग देंगे बहुत लीस्ट मात्रा में, तो ये पेशेंट तो हेल्दी है, तो इसको चांसेस होगा कि ये क्या हो सकता है, अनहेल्दी हो, इसको टीबी की बीमारी आ जाए। हम्म, टीबी की बीमारी आ जाए। तो ये एक डिफेक्ट उन्होंने देखा। और क्या देखा, होम्योपैथी डज नॉट वरी फर्दर डिसीज।
होम्योपैथी डील्स विद एंड सीक टू रिमूव द सिम्टम्स ओनली। दूसरा डिफेक्ट इन्होंने देखा कि भाई सिम्टम्स के एतबार से मेडिसिन को सेलेक्ट किया जा रहा है, सिम्टम बेस्ड मेडिसिन दिया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, सिम्टम्स तो पेशेंट के रुक जाएंगे, लेकिन जो डिसीज जो कारण है वो तो अभी भी बाकी है। फिर से कभी भी पेशेंट या तो मेडिसिन रोक ले, हाँ, कुछ ऐसा वर्क करे जिससे वो एग्रीवेट होकर बाहर निकल आए, हाँ, तो डिसीज तो फिर से बढ़ जाएगी। तो ये एक डिफेक्ट उन्होंने देखा। ठीक है, पहला डिफेक्ट, हेल्दी पर्सन को अगर देंगे तो वो अनहेल्दी होने की चांसेस है। दूसरा डिफेक्ट्स कि डिसीज तो अभी भी मौजूद है बॉडी में, तो कभी भी वो फिर से सिम्टम्स बढ़ता सकती है। ठीक है, तो मैटिसियर ने सोचा कि भाई सिर्फ सिम्टम्स को नहीं, बल्कि जो कॉज है, द कॉज ऑफ द डिसीज को भी क्या करना चाहिए, हमें बॉडी से निकालना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखिए और क्या उन्होंने। तो ठीक है, तो और दूसरी चीज क्या दिया देखा उन्होंने, अदर देन ऑल दिस वी अलाउ विद हैनेमन दैट ए सिंगल रेमेडी इज केपेबल ऑफ रिमूविंग ऑल द सिम्टम्स। भाई उन्होंने ये भी दावा किया कि होम्योपैथी में सिर्फ सिम्टम्स को देखकर एक ही रेमेडी सेलेक्ट करके दी जाती है। ठीक है, तो इस बात पर भी मैटी जी से आपको एतराज था कि भाई हमारी बॉडी जो बनी हुई है, देखिए, बट द सीसी मैटी अफर्म दैट द कॉम्प्लेक्स रेमेडीज विच कंस्टिट्यूट द ईएच Materia Medica combat and destroy disease in its primary origin. So with EH method of treatment, no replace need be feared, no return in altered form is possible. ठीक है, तो अब इन्होंने ये जाहिर किया कि भाई हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू बने, टिश्यू कंबाइन होकर एक ऑर्गन बने, एक ऑर्गन कंबाइन होकर एक सिस्टम बने, कई सिस्टम कंबाइन होकर एक बॉडी बना। तो इससे क्या मालूम हुआ, तो कॉम्प्लेक्स है, तो हमारी बॉडी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, मिली जुली हुई है, कई चीजों से मिलकर बनी हुई है। तो भाई आप एक रेमेडी देंगे पूरे सिस्टम को जो कॉम्प्लेक्स है, तो कैसा वर्क करेगी भाई। तो डॉक्टर साहब ने ये सोचकर होम्योपैथी के डॉक्टर साहब जो हैनेमन है, उनकी बात को उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि जो ईएच मेडिसिन है वो कई मेडिसिन मिल के बनते हैं, तो हमारे बॉडी भी कई चीजों से मिल के बनता है। तो अब ज्यादा मतलब ये हो सकता है, यानी होगा कि अब मेडिसिन क्या होगी, अच्छी तरीके से काम करेगी और डिसीज को दूर भगाएगी। ठीक है, द EH medicines have efficient healing force that destroy the very germ of disease in the organism by purifying the vital fluid in which they circulate and grow. It is in CC Mattis view. तो उन्होंने कहा कि EH मेडिसिन कॉम्प्लेक्स से बनी हुई है, तो हमारे बॉडी के कॉम्प्लेक्स चीजों को अच्छी तरीके से हील करेगी और हर एक एक जर्म को डिस्ट्रॉय करेगी और प्यूरिफाई करेगी वाइटल फ्लूइड्स को। कौन से फ्लूइड्स, ब्लड और लिव, क्योंकि बॉडी में जो डिसीज आएगा तो वो तो ब्लड में फ्लो होते रहेगा, सर्कुलेट होते रहेगा, तो उस जर्म को, उस जो अनहेल्दीनेस को है वो डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये किसकी सोच थी, हमारे सीसी मैटी साहब की सोच थी। ठीक है, the combined action of several remedies is required to cure a disease which consists of a great number of symptoms due to disorders of the blood as well as the lymph. तो मैंने बताया था आपको कि भाई जो कॉम्प्लेक्स है उसको कॉम्प्लेक्स रेमेडीज की जरूरत है, तो जो सिम्टम्स है उस पे बेस पे आप एक रेमेडी अगर सेलेक्ट करेंगे तो वो कैसे काम करेगी, ये बहुत उनको बार बार ये सवाल उठने लगा। तो उस सवाल के जवाब में
और पहले 2-3 सवालों के जवाब में उनको ये इच्छा हुई कि मैं कोई ऐसी चीज डिस्कवर करूं जिससे बॉडी हेल्दी भी रहे और बॉडी की डिसीज भी जाए और दोबारा वो पेशेंट अनहेल्दी ना हो। तो उसी के नतीजे में हमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी हमें मिला। ठीक है, ये सिस्टम इज एंडोर्ड टू पुट विद इन रीच ऑफ द डिस्कवर्ड ब्लड एंड लिफ the substance most fitted to cure them and to rescue each special organ from the hostile force which prevent the free exercise of its function without being violent to it। ठीक है, तो अब EH का काम क्या है? हर एक सेल के पास जाना है, हर एक, क्योंकि ये ब्लड और लिम्फ पे ही अच्छा काम करती है, तो कि ब्लड और लिम्फ बॉडी के हर हिस्से में है, तो बॉडी के हर हिस्से में ईएच मेडिसिन भी पहुंचेगी। तो उस ऑर्गन को बचाना है और उसके फोर्स जो उसके वर्किंग कैपेसिटी उसको मेंटेन करना है, ठीक है, बिना नुकसान पहुंचाए। ठीक है, EH medicine in their complexity cover not simple the majority of the symptoms but the totality of them। तो इसके साथ जब ऐसा काम करेगी ना, तो इस सिम्टम्स को दबा निकाल फेंकेगी बल्कि डिसीज को भी निकाल के फेंक देगी, उसको निकाल देगी जिस्म से। तो ये उनकी सोच थी हमारे मेटी साहब। The system of treatment depends mainly upon the principle that variated condition of the blood and lymph are the first generating cause of abnormal changes and their morbid effect which give rise to disease। भाई डिसीज के लिए जो सबसे पहले बॉडी की तरफ से जो रेज होने वाली चीज है वो है ब्लड और लिम्फ, क्योंकि जैसा ही हम खाना खाते हैं डाइजेशन होगा, चाहे वो खाने में बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, डाइजेशन होने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगा, ब्लड स्ट्रीम से, तो ब्लड स्ट्रीम से पूरी बॉडी तक पहुंचेगा। तो जो बॉडी के ऑर्गन में वहां के जो इम्यूनिटी सेल्स है, वो इम्यूनिटी सेल्स अगर कमजोर हो गए तो उस ऑर्गन पे वो बैक्टीरिया अफेक्ट करेगा। तो उस बैक्टीरिया अफेक्ट होने के बाद उस ऑर्गन में डिसीज बढ़ेगी। जब डिसीज बढ़ेगी तो उसके ऑर्गन के सिम्टम्स जाहिर होंगे, चाहे अगर स्टमक है तो स्टमक में उल्टियां होंगी, स्टमक में होगा तो, चाहे इंटेस्टाइन में होगा तो लूज स्टूल्स होंगे, अगर लिवर में होगा तो लिवर प्रॉब्लम आएगा, अगर किडनी में होगा तो किडनी के फंक्शंस डिस्टर्ब होंगे, अगर ब्रेन में होगा तो न्यूरोलॉजिकल या फिर हमारे जो रोजमर्रा के काम है उसमें डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रेजेंटेशन होगा वो है ब्लड और लिम्फ का ही होगा ना। The human organism is entirely composed of two elementary fluid called blood and lymph। तो ये तो बात हमें मालूम है कि हमारे बॉडी में जो एक ऐसा कंपोज्ड, यानी जिसमें हर चीज मौजूद है और फ्लूइड भी है वो और हर चीज मौजूद भी है, वो है ब्लड एंड लिम्फ। If blood and lymph remain in purified condition or pure form, then there are no chances of any disease। तो इनका क्या है, हमारा क्या कहना है, ब्लड और लिम्फ अगर प्यूरिफाई कंडीशन में होंगे तो बॉडी में कोई चांसेस नहीं है डिसीज आने के। हेल्थ एंड डिसीज डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ दीज टू फ्लूइड्स। यहाँ हमारे जो सेहत हो या फिर बीमारी हो, दोनों में जो अंतर है वो यही है कि इनका अनहेल्दी होना या डिसीज है, इनका हेल्दी होना हेल्थ है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। In it is the blood which contains the material for every tissue of the body। क्यों ये है? क्योंकि जो बॉडी के टिश्यू के लिए जो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ब्लड में है। वो ब्लड ही तो है, उसको न्यूट्रिशन पहुंचाता है, उसको ऑक्सीजन पहुंचाता है, हाँ, उसके लिए प्रोटीन्स पहुंचाता है, उसके लिए ग्लूकोज पहुंचाता है। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा आपको ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, डिटेल में डिस्कस करूंगा आपको। ठीक है, जब तक ये चीज सेल तक पहुंचते रहेगी, उसकी रिक्वायरमेंट पूरे होते रहेंगे तो सेल हेल्दी रहेगा। जैसा ही ब्लड के अंदर कुछ अनहेल्दी मटेरियल आ गया
तो वो सेल पे अफेक्ट करेगा, सेल को कमजोर कर देगा। अगर सेल के पास इतनी कैपेसिटी है, उसका ओन इम्यून सिस्टम, अगर सेल वो बाहर से आने वाली चीज को डिफेंड कर सकता है, तो सेल क्या होगा, डिस्ट्रॉय या बीमार होने से बच जाएगा, वरना क्या होगा, वो अनहेल्दी होगा। सो इसी वजह से देखिए, दस ब्लड इज कॉल्ड इंटरनल एंड रूडिमेंटल मेडिसिन ऑफ द सिस्टम। तो ये कहा जाता है कि ब्लड ही असल चीज है जो हमारे बॉडी को बचा के रखने वाली है। ब्लड एंड lymph are the two life fluids which on their way up and down through the system leave everywhere new elements necessary for nutrition and vitality, while the waste matter and unnecessary products go out of the system by the natural process of secretion and excretion through the skin in the form of sweat, and eruptions through the kidney in the form of urine, through the rectum in the form of stool. तो यहाँ पे और क्या बताया जा रहा है कि बॉडी को जो न्यूट्रिशंस की जरूरत है, या तो ब्लड के थ्रू आती है वो, या लिम्फ के थ्रू आती है। ठीक है, अगर न्यूट्रिशंस मिलने के बाद अब जो वेस्ट प्रोडक्ट बना है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए भी बॉडी के पास इंतजाम है, वो भी ब्लड के थ्रू ही जाएगा। अक्सर चीजें ब्लड के थ्रू जाएंगे, ठीक है, जैसा कि हमारा स्वेट, या फिर एरप्शंस, या फिर यूरिन जो बनेगा। लेकिन जो स्टूल है वो तो क्या होगा, आप जो खाएंगे वो ब्लड में मिक्स होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है, वो एक्सक्रीट हो जाता है, निकल जाता है रेक्टम के जरिए से। ओके, चलिए आगे और देखते हैं हम लोग। According, we see that the human body is kept up by the continual process of decomposition and recomposition. For example, by constant vital work, our system undergoes waste. This is replaced by new materials derived from the pure blood and lymph. This is the most essential part of the physiological process. तो यहाँ पे और एक बात इंपॉर्टेंट बताई जा रही है कि हमारे बॉडी से एक्सक्रीशन हो जा रहा है, तो उस जगह न्यू रिकम्पोजिशन हो रहा है, यानी न्यू प्रोडक्ट आ रहा है, उसकी जगह रिप्लेस हो रहा है। तो ये प्रोसेस चलते रहेगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन, रिकम्पोजिशन, फिर डिकम्पोजिशन, फिर रिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, रिकम्पोजिशन, ये सर्किल चलते रहेगा। ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी में रिकम्पोजिशन और डिकम्पोजिशन, अगर फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है वो अगर डिस्टर्ब होगा, तो एबनॉर्मल वेस्ट बढ़ेगा, जिसकी वजह से ब्लड एंड लिम्फ में कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस डेवलप होंगे, और इसी चीज को कहेंगे डिस्टरबेंस ऑफ दिस इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर इसमें बैलेंस रहेगा तो इक्विलिब्रियम बिटवीन वेस्ट एंड गुड बोलिए, और अगर डिस्टरबेंस होगा, डिस्टरबेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम, ये क्या है, डिसीज है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, आगे और देखिए। द ब्लड इज द लाइफ। तो हम अब तक जो भी पढ़े हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, पहले मैटी जी ने किन चीजों को जहन में रखकर इसका इजाद किया, उस बातों को मैंने आपको बयान किया। उसके बाद ब्लड और लिम्फ का क्या इंपॉर्टेंस है उसको मैंने आपको डिस्कस किया। ठीक है, तो एक दूसरे का कोरिलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसकी जो ज्यादा जरूरत है, मैं उसी चीज को आपके सामने फोकस कर रहा हूं, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक चैप्टर आपके सामने खुलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो ये क्या है, फर्स्ट जो भी प्रेजेंटेशन होगा वो ब्लड के सामने ही आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट मीटिंग इसी से होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इसी के साथ होगा, द फर्स्ट एक्शन। अगर हेल्थ की कंडीशन भी चेंज होगी तो ब्लड ही से शुरू होगी, अगर बॉडी के अंदर भी कोई चेंजेस होगी तो ब्लड के जरिए से ही शुरू होगी। तो इससे बात, इसी वजह से ब्लड या लिम्फ, इसी वजह से इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दी गई इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रिंसिपल में, क्योंकि ब्लड और लिम्फ अगर अच्छा होगा तो बॉडी हेल्दी है, ब्लड एंड लिम्फ अगर अच्छे नहीं है तो बॉडी अनहेल्दी है।
ठीक है, आइए देखते हैं ब्लड की कॉम्पोजिशन को थोड़ा। ये है ब्लड हमारा, इसको अगर सेंट्रीफ्यूज करेंगे यानी मशीन में जाके इसको सर्कुलर मोशन में इसको घुमाएंगे तो ऐसा होगा, प्लाज्मा पानी अलग हो जाएगा, ये डब्ल्यूबीसी प्लेटेड सेल्स ऊपर आ जाएंगे, या आरबीसी सेल्स क्या होंगे नीचे, उसको नीचे वो क्या होंगे, सेटल हो जाएंगे। तो ये प्लाज्मा, ये डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स और ये आरबीसी। ठीक है, ये प्लाज्मा देखिए हमारे बॉडी में 55% होता है, ब्लड सेल्स 45%, प्लाज्मा में वाटर है और सब्सटेंस जो है 8% है। ठीक है, अब वाटर ले लीजिए, वाटर तो 92% है, डिजॉल्व सब्सटेंस 8% में, साल्ट है, फूड्स जो हम खाते हैं ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स, फैट्स, हार्मोन्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे। प्रोटीन में दो होंगे, एल्बुमिन या फिर फाइब्रिनोजन। अब आइए ब्लड सेल की तरह जो 45% है, रेड सेल्स हो सकते हैं, व्हाइट सेल्स हो सकते हैं, प्लेटलेट्स। रेड सेल्स जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजन को अपने ऊपर बिठा कर लेके जाते हैं। व्हाइट सेल्स डिफेंस में काम करते हैं, प्लेटलेट्स क्लॉटिंग को रोकने के लिए ब्लड में होते हैं। अगर ब्लड बाहर आ गया तो एंटी कोगुलेंट, खून को जमाने का काम करते हैं। प्लेटलेट्स अगर अंदर है तो खून को जमाने को रोकते हैं, अगर प्लेटलेट यही बाहर आ गया तो कोगुलेशन का काम करते हैं। तो ठीक है, इसमें देखिए व्हाइट सेल्स में आपको फाइगोसाइट्स होंगे, नॉर्मल इम्यून सेल्स होंगे, या लिम्फोसाइट्स जो बी सेल्स और टी सेल्स होंगे, ये खासकर बनते हैं। बी सेल्स जो एंटीबॉडीज बनाता है, ठीक है, यानी जो भी इंफेक्शन है उसके खिलाफ लड़ने के लिए एक स्पेशल एजेंट बनाता है, ये स्पेशल पुलिस फोर्स बनाता है जो जाकर उस ऑर्गेनिज्म को मारे। ठीक है, तो इतने सारी चीजें जब ब्लड में होंगी तो ब्लड ही तो है असल बॉडी का एक वाइटल फ्लूइड जिसके अंदर जान है। ठीक है, सब्सटेंस अगर ग्लूकोज नहीं होगा तो भी बॉडी का सेल वीक हो जाएगा, प्रोटीन नहीं होगा तो उसको कमजोरी आएगी, बॉडी दुबला पतला होगा, हार्मोन्स अगर नहीं काम करेंगे सही तो बॉडी के सेल्स सही काम नहीं करेंगे, एक दूसरे से कनेक्शन नहीं जोड़ पाएंगे, साल्स अगर कम होंगे तो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो भी है, सोडियम पोटेशियम जो भी है, तो उसका कॉम्बिनेशन खराब होगा, जिसकी वजह से सेल क्या होगा, सेल की एनर्जी उसकी डिक्रीज रहेगी। ठीक है, तो ये सब बातें हैं ब्लड के अंदर जिसका जानना हमें जरूरी है, जिसका इंपॉर्टेंस का जानना जरूरी है। आइए देखते हैं हम लिम्फ के अंदर क्या क्या चीजें हैं। लिम्फ यही क्लियर व्हाइट फ्लूइड है जिसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स अभी मैंने बताया था, वो जाके उसमें उनका स्टोरेज हो सकता है, बैक्टीरिया को मारते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो ये पूरा सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, उसके सेल्स भी होते हैं, उसके ऑर्गन्स होते हैं, उसका एक रास्ता होता है। ठीक है, हम यहाँ पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि मैं इंपॉर्टेंस ऑफ लिम्फ के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसी में देखिए थाइमस है, थोरैसिक डक्ट है, स्प्लीन है जो ऑर्गन है हमारा, इसमें देखिए ये लिम्फ है, एक लिम्फ नली है उसमें लिम्फ नोड्स है। ठीक है, मैक्रोफेजेस होते हैं यहाँ पर, लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, और इसका कनेक्शन कहाँ से होता है, हमारे ब्लड वेजल से होता है। ठीक है, तो दोनों भी सिस्टम हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि दोनों में जो मेन वाइटल्स चीज़ें हैं वो दोनों में पाए जाते हैं, इस वजह से इसको इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया। तो हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी बेसिक जो वर्क है वो लिम्फ एंड ब्लड पे करती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। ओके, थैंक यू।